जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसके जो एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि देयर आर 3 ओरिएंटेशंस ऑफ p ऑर्बिटल। आप सबको पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, px, py और pz। ठीक है? 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसको हमने प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है। तो बच्चों अगर हम देखें कि जो p ऑर्बिटल है उसकी जो 3 ओरिएंटेशंस हैं वो किस तरह दिखती हैं, तो बेटा वो कुछ इस तरह दिखती हैं, दैट इज px, दैट इज py एंड दैट इज pz। ठीक है? और इससे रिलेटेड मैंने लेक्चर भी बनाया है, वो आप लाजमी सुनिएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? सो if the magnetic quantum number m describes the orientation of an orbital in space within the subshell, the value of m depends on the value of l। यानी कि जो हमारे पास l की वैल्यू होगी वही डिसाइड करती है कि कितने p ऑर्बिटल्स होंगे। लेट्स से दैट ये पहला जो रूल है, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ l the number of possible orientations are given as that is minus 0 एंड प्लस। दैट इज वाई p के जो हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं, माइनस में, 0 में और प्लस में। अब सेकंड चीज़ जो है, 3 ओरिएंटेशंस को हमने क्लियर करना है फॉर p सबशेल। l की वैल्यू हमने 1 ले ली है, अगर 1 लेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है? सो देयर आर 3 वैल्यूज, -1, 0, इसके लिए -1, इसके लिए 0। मतलब जो l की वैल्यू 1 है वो -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और फिर 0 भी हो सकती है। thus there are 3 orientations of p orbitals। ठीक है? अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है, the p orbital named as px, y and z, these are the present perpendicular to each other। perpendicular to each other का मतलब है कि कुछ इस तरह होंगे। इस तरह अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस पे है, तो ये हम ले लेंगे इसका y एक्सिस पे। ठीक है? और अगर हमारे पास z एक्सिस भी है तो कुछ इस तरह हो जाएगा। हर एक ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या नजर आ रहा है आपको? परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। ठीक है? तो इस तरह के जो बेल शेप ऑर्बिटल्स हैं, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है? टोटल ये 3 ऑर्बिटल जो हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि अगर हमारे पास एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, दैट इज I3 एंड ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम का, is bigger than the I2 justify, राइट? तो यहाँ पे बच्चे अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्हाट डू यू मीन बाय I3 एंड I2। दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसको हम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी को I1 अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, I2 अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, I3। अब ये कह रहा है कि I3 की वैल्यू ज्यादा होगी और I2 की कम होगी, बस ये क्वेश्चन कर रहा है वो। तो कॉमन सेंस से देखें, जो मैग्नीशियम है उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये दोनों निकल जाएंगे, डेफिनेटली I2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी समहाउ लोअर। जो भी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू जो भी आएगी, एनर्जी की वैल्यू एक्स वैल्यू ले लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि इसको रिमूव कर देने के बाद मैग्नीशियम स्टेबल हो जाता है। देखें, अगर ये हमारे पास के शेल है, ये एल है और ये एम है। ठीक है? एम में से इलेक्ट्रॉन जो थे वो 2 थे, वो निकल गए। ठीक है? वट एवर द एनर्जी इज। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपने पी में से निकालना है। तो डेफिनेटली इसमें से निकालने के लिए स्टेबल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी और चाहिए होगी, तो I3 की वैल्यू जो है वो क्या होगी? हमेशा ग्रेटर होगी। ठीक है? इज गोइंग टू बी फ्रॉम द I2। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Among the elements like lithium, potassium, calcium, sulfur and krypton, which one has the lowest first ionization energy? ठीक है? किसकी ionization एनर्जी कम होगी? Which has the highest first ionization energy? मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और किसमें से मुश्किल होगा? अगर हम इनको देखें तो दैट इज एलिमेंट नंबर 19, दैट इज 20। ठीक है? एंड दैट इज द थर्ड एलिमेंट एंड दैट इज द 16th एलिमेंट and this is the krypton, I think so, that is the 20th element। ठीक है? If I'm not wrong,
36th एलिमेंट 20th पे जो है वो आर्गन होगा, ठीक है। आर्गन इज गोइंग टू बी ऑन 20, दैट इज 36th एलिमेंट, ठीक है। तो किसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा लगेगी? अब अब देखिए, मोर द एटॉमिक साइज लेसर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब बड़ा एटम होगा तो उतना ही उसमें से। अब ये जो क्रिप्टॉन को हमने आखिर में इसलिए कर दिया है क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। यहाँ पे पोटाशियम बड़ा एटम है, कैल्शियम भी बड़ा एटम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो पोटाशियम की एनर्जी सबसे कम होगी, यानी सबसे कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। सो न्यूक्लियस सो लोअर विल बी द अनोदेशन एनर्जी, वाइस वर्सा। द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज ले लें, और द आयोनाइजेशन ऑर्डर विल बी, यानी पोटाशियम में से सबसे कम एनर्जी लगेगी। पोटाशियम इज लेसर देन कैल्शियम, कैल्शियम में से जो भी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आप कह लें कि जो पोटाशियम की एनर्जी है वो लेस है। इसमें ये बड़ा एटम है ना, दैट इज अ बिग एटम, एंड यहाँ पर ये वाला जो एटम है हमारे पास, दैट इज समहाउ स्मॉलर। तो साइज पर डिपेंड करता है जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आसानी से निकलेगा, और छोटे एटम में से मुश्किल। इस तरह ये और छोटा हो जाएगा, ये छोटा। अब क्रिप्टॉन तो एक नोबल गैस है, दैट्स वाई इसमें से एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये ऑर्डर होगा, बस ये ऑर्डर हमने लिखना था, और ये मैंने आपको समझाना था कि भी कहाँ पर कितनी एनर्जी लग रही है। उसके बाद जो डी क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम एटम। पोटाशियम की बात हो रही है, 19th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें से ये अब क्वेश्चन है कि राइट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम। तो डेफिनेटली हम जब पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के 19 इलेक्ट्रॉन करने हैं, एल एम, राइट। तो के में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, 19 करने हैं, 8 में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और एम में जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन आते तो हमारे पास 18 है, लेकिन सेटिंग सिर्फ 8 की ही कर पाएंगे, और एन की बारी आ जाएगी तो दैट इज 18, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो के हमारे पास शेल है, इसमें 2s ही आएगा, 2s2, 1s2 सॉरी। और यहाँ पर ये जो दूसरा शेल है, एल जो है वो दूसरा है, तो उसमें 2s और 2p आ जाएंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एम में जो है आपको पता है तीसरा शेल है, तो 2s, 2p एंड समथिंग लाइक 2spd, 2d भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है, तो एस और 2s और 2p में फिल हो जाएंगे। और अगर एन की तरफ जाएंगे तो आपको पता है एन में 4 ऑर्बिटल आते हैं, 2s, 2p, 2d, ठीक है, एंड समथिंग लाइक 2f। तो होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे दो एक आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट्स से दैट ये पहला शेल था के, और एल में 8 आ गए, मतलब 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 8 हो गए। और इसमें भी डेफिनेटली 8 ही आएंगे, मैंने भी आपसे कहा था। एस में भी आ जाएंगे, पी में, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। और फिर डेफिनेटली अगले शेल की बारी एस की आ जाएगी, और एस में 1, और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले सब शेल फिल नहीं होंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6। ये थर्ड शेल है, यहाँ मैंने 2 गलती से लिख दिया, 3 लिखना पड़ेगा। 3s2, 3p6, 3d, 3s2, 3p6, डी में आपको बताया इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? चौथा शेल है, तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो s में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 4s1। मतलब जोन सा शेल होता है वही नंबर होता है, गलती से मैंने 2 लिख दिया है यहाँ दोनों पे। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग कर लेंगे आप किसकी? पोटेशियम की, एसपीडी के, एसपीडीएफ के लिए। एफ में तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे, डी में जा ही नहीं पाएंगे, एस और पी में ही सेटिंग रहेगी। देखें सब में एस और पी ही नजर आ रहे हैं आपको। एक और क्वेश्चन जो है ना वो अब ये किया जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई 4s सब शेल इज फिल्ड बिफोर 3d। यानी वो जो भी मैं सेटिंग की बात कर रहा था ना आपसे, वही यही सवाल किया जा रहा है। मैं आपको वो दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि अब जब हमने फिलिंग कर ली थी ना 3p की, 3p6 की, तो 3d की बारी आ रही थी ना यहाँ पे, तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ही एंटर किया। मैंने आपको बताया इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, इसकी कम है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो यही पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब भी मैं आपको यही दूंगा कि इवन दो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द 3d सबशेल इज लोअर, according to above principle, the subshell in an atom are filled with electrons in an increasing order of their increasing energy values. In order to filling the shells with electrons is obtained by n plus l values,
लोअर द n प्लस एल वैल्यू, लोअर विल बी द एनर्जी। अब देखिए जब आप n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, किसकी, 4s की, तो यहाँ पे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 निकलती है। और यहाँ पर 3d की निकालते हैं, तो 3d की जो है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये निकलती है। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। थस 4s ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन द 3d, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हैं, ये स्टार्ट होते हैं 0 से 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर S है ना, 4 और S की वैल्यू क्या है, 0। S की L की वैल्यू 0 है ना S में, दैट इज 0 लगाया तो 4 आया। और जब D की वैल्यू लगाई, L की वैल्यू 2 थी D में, तो 3 प्लस 2 3D था ना, 3, D की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 है ना यहाँ पे D के अंदर, तो दैट इज हाउ उसका क्या आया, 5 आया। अब देखो इसकी एनर्जी ज्यादा आ गई, 5 आ गई ना वैल्यू, और यहाँ क्या वैल्यू आई, 4, तो 4s की वैल्यू कम आ गई, d की ज्यादा आ गई, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा हुई और इसकी एनर्जी कम हुई, यानी कि मैं 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाऊंगा, तो 4s में ले जाऊंगा। इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी वैल्यू भी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि एनर्जी का सारा फंडा था इसके अंदर, एनर्जी जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर जाएगा, तो 4s में चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैज एन एटॉमिक नंबर 17, एक्स का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, हैज अ मास ऑफ 35, मास का 35 है, क्लोरीन का 35.5 होता है वैसे मास। डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी एटॉमिक मास होता है इसको ए कहते हैं, इसको जी कहते हैं। ए में से अगर आप जी को माइनस करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ए आपके पास 35.5 है या 35 है, और जी आपके पास 17 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 18, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आपने बता दिया न्यूट्रॉन्स। और बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या आएगी, 17 आएगी। 17 क्यों आएगी, क्योंकि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, और ये प्रोटॉन की वैल्यू भी होती है, तो प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17। तो ये इसका जवाब हो गया। एक तो स्टेटमेंट हमने ये पहली हल कर ली, इसकी दूसरी थी, इफ द एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद अ चार्ज ऑफ -1। अब याद रखो कि जब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और -1 का मतलब पता है क्या होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारी है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये भी कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ये x माइनस कर लिया है, तो इट्स मीन दैट कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर लेट्स से दैट x-2 हो जाता, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाते, 17 तो टोटल थे, दो इन्होंने एंट्री मार ली। और अगर x जो है वो +2 हो जाता, तो इट्स मीन दैट के दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 16 हो जाती प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ये भी हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। अब एफ क्वेश्चन की तरफ अगर आप चल रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट मरकरी की दी है। मरकरी जो है वो पीरियोडिक टेबल का काफ़ी ज़बरदस्त एलिमेंट है, जो कि आता है तकरीबन 80th नंबर पे, ठीक है। अच्छा, ये जो रूल है ना, जैसे मैंने अभी ये बताया कि आपने एटॉमिक नंबर ऊपर लिखना है और मैथ्स नीचे लिखना है, वो ये वाली साइड जो है राइट साइड है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ें आप लेफ्ट साइड पे लिखते हो, तो रूल थोड़ा सा ऐसे होगा, ऊपर एटॉमिक मास होगा और नीचे एटॉमिक नंबर होगा। तो इस चीज़ को भी लेके कंफ्यूज नहीं होना आप। तो ये बहरहाल एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग लाइक दिस। लुक एट द बिग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K, L, M, then N, then M, then N, और उसके बाद देयर इज S अगेन, 4D, 5P6, 6S2, एंड उसके अलावा 4F एंड 5। लुक एट द वे दे हैव टेकन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और डी में इलेक्ट्रॉन 10 ही आते हैं, 14 ही आते हैं। लुक एट इट, इज अ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3। देखो जो 3 है, ये और ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दैट्स इट। तीन ही होते हैं ना थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड शेल में, ये शेल है ना,
तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे हो गए, ठीक है। ये देखो, तो ये तो हो गया। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 4d ऑर्बिटल। तो 4d में देखो, d जो है 4d, ये देखो 4 यहाँ पर है, 1 2 3, ठीक है, और 4f भी आ गया। तो लुक एट दैट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू, अब 4d में पूछ रहा है वो, तो d में तो 10 ही नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन द d, लुक एट दैट, ये d में 10 ही है। उसके बाद आ गया जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई पी जेड। पी जेड अब एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि 4p x भी है, 4py भी होगा और 4pz भी होगा, सब में दो दो ही आते हैं ना। और p में कितने आ गए, 4p में 6 आ गए टोटल, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और उसके हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल स्पिन इन दी अप, ठीक है, -1/2 कितने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन shows that all orbitals are completely filled, hence 80 इलेक्ट्रॉन तो आधे फिर अप की तरफ मूव कर रहे हैं और आधे डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये +1/2 होगा तो डाउन मूवमेंट होती है, -1/2 हो तो अप मूवमेंट होती है। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन अननोन एलिमेंट आर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कोई एलिमेंट का पता नहीं है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज दी हुई है। To which family in the periodic table does the unknown element most likely to belong? तो ये अगर 4 आयोनाइजेशन एनर्जी से रखा है तो कौन सी फैमिली में होना चाहिए। 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज का मतलब है कि x+4 होगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तक निकालने की काबिलियत होगी इसमें। The data shows when 2 electrons of the outer shell have been removed, the third electron requires much higher energy. Look at that, कितनी ज़्यादा एनर्जी लगी है। And this shows that the two valence electrons in the given element, so the element belongs to group 2 of the periodic table. अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने निकालनी है, लेकिन एक हिंट इसमें दिया गया आंसर में कि पहले जो 2 एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जी बहुत कम है, यानी नॉर्मली वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालता है, यानी एलिमेंट पसंद करता है कि बस 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाले जाए। बाकी जो x+3 की वैल्यू आई है या x+4 की वैल्यू आई है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा कर आई है। इट्स मीन दैट कि x2 ही वो पसंद करता है, तो x2+2 वाली वैल्यू आपको पता है कि वो होती है दूसरे ग्रुप में प्रोडक्ट टेबल के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम आपको पता होगा, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे नंबरिंग का भी मसला है क्वेश्चंस में, देख लीजिएगा। ये एज क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, और ये जे है, और ये सॉरी ये आई है और ये जे है, ठीक है। तो एज क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ये पहली, एल्यूमिनियम की 3 आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबल आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, जो चौथी है उसमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम नेवर अलाउ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू कम आउट। नॉर्मली उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 तक ही आता है। अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड बताओ व्हेन वी इलेक्ट्रॉन रिमूव सक्सेसफुली ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना किसी भी एटम में से, लेट्स से दैट, तो फिर वो एटम छोटा हो जाता है वो, ठीक है। और फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर वो और छोटा हो जाता है, और निकल जाए तो फिर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। दैट इज द ट्रेंड कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर I1 लगी हुई है, यहाँ पे I2 लगी हुई है, यहाँ पे I3 लगी हुई है, और ये I4 करके तो बहुत ही छोटा कर दिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं एटम श्रिंक कर जाता है। डेफिनेटली जब एटम बहुत बड़ा था तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पूरे थे, ठीक है, यानी इससे इससे पहले भी जो एटम था वो काफ़ी बड़ा था, इट वाज अ बिगर एटम, ठीक है। अब ये वाला एटम छोटा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, दैट इज एल्यूमिनियम+1, ठीक है। अब ये क्या है, एल्यूमिनियम+2 है, अब क्या है, एल्यूमिनियम+3 है, अब क्या है, एल्यूमिनियम+4 हो गया है। तो ये बात क्लियर होगी। सो एक्सप्लेन द लार्ज इंक्रीज बिटवीन I3 एंड I4, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं कि जो I3 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और I4 की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। इतनी बड़ी वैल्यू क्यों है, तो उसकी उसकी पीछे वजह भी यही है कि जब एटम ही छोटा हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, I3 करना तो बड़ा मुश्किल है ना, और फिर I4 करोगे तो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस साइज़ का चक्कर है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयंस गिवन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, एक्सप्लेन योर ऑर्डरिंग। डेफिनेटली अब एल्यूमिनियम के आयन के इंक्रीजिंग की तरफ जाना है, तो ये इंक्रीजिंग मैंने ऑर्डर पहले ही आपको बना दिया ना सारा। लुक एट दैट कि सबसे छोटा एटम ये होगा, फिर एल्यूमिनियम +4 इज लेसर देन एल्यूमिनियम +3, ये ऑर्डर इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई। स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अप टू 4p सबशेल अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। द एनर्जी वाइज जनरल ऑर्डर फिलिंग ऑर्बिटल, ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग बताना है। उसमें से आपको याद होगा, आपने कुछ इस तरह का छोटी क्लासों में सीखा होगा ना, ट्री बनाना, ऐसे याद है आपको? दैट इज बेसिकली दे आर आस्किंग। तो ये भी अब रूल आपको मैंने नया सिखाया था थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चंस में, इसी से आप निकाल लोगे। इसमें मैंने एल की वैल्यू बता दी थी ना आपको, एल की वैल्यू 0 एस के लिए, एस पी डी और एफ होता है ना। तो पी के लिए वैल्यू क्या है, 1 है, और डी के लिए वैल्यू क्या है, 2 है, और वैल्यू 3 है जिमिथुल की, एफ के लिए। आप किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हो। बहरहाल ये हमने जब मरकरी की कन्फिग्रेशन की थी, कितना बड़ा ऑर्डर निकाला था, तो ये भी ऑर्डर है आपके सामने। ठीक है, तो बोव प्रिंसिपल को फॉलो करके आप किसी भी एनर्जी ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हो, ऑर्डर लगा सकते हो उनका। फिर क्वेश्चन जे, लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ दी ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम, atomic number is 15, ensuring that your diagram adheres the Hund's rule and Pauli exclusion principle। अब कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। फॉस्फोरस आपको पता है पीरियोडिक टेबल का 15th एलिमेंट है, ठीक है, विद 31 मास। अगर यही चीज़ इधर लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है, तो उन्होंने इस साइड पे लिखा होता है ना, तो आप देखो नीचे 15 आ गया, ऊपर 31 आएगा। अच्छा, 15 ही रिक्वायर्ड है क्योंकि जितने ये एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं। मैंने आपको लेक्चर में ये बात भी क्लियर की है। तो अब देखो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है फॉस्फोरस की, हमने 15 इलेक्ट्रॉन सेट किए हुए हैं। अब P हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया K L, और ये M में देखो 5 है, 3 और 2 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह करोगे आप, ठीक है। S की एनर्जी कम होगी, वो नीचे आएगा। S की पहले है ना, पहले एनर्जी कम होती है, वही होता है ना पहले, ये नीचे आएगा। और इसकी P की एनर्जी ज़्यादा, ये ऊपर आएगा। और P क्या होता है, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो PXYZ आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। S में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऑपोजिट स्पिन है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव स्पिन को मैंने, अपवर्ड को मैंने कहा था पॉजिटिव लगानी है, डाउनवर्ड को मैंने कहा था -1/2 लगाना है। तो ये आपके सामने इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी बुक की वीडियोस देखने के लिए, तो देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर नोट्स चाहिए आपको, तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं। तो नोट्स हासिल करने के लिए माइनर सी अमाउंट भी पे करना होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।